हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में हम जानेंगे। ये चैप्टर आपका सिंपल सा थर्ड चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उससे थोड़ा सा कोरिलेट करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाली हैं। आप जब मैं डालूंगा तो उसे देख लीजिएगा। अभी सिर्फ समझने का प्रयास करें, आप अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छा मैटर आपको देने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से सीख सकें और अच्छे से अपने पेपर्स या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इसके प्रीवियस वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड अपने मेरे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और एक और चैप्टर मैं कवर कर चुका हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे हम कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है, उसे देखने का प्रयास हम करेंगे। सिंपल से हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हेडिंग है उसमें ये डिनोट किया गया है डेल्टा एच या डेल्टा और M2 पॉजिटिव और M2 पॉजिटिव। ये कट रहा है या ये दिखाई दे रहा था पूरा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है डेल्टा आर एच M2 पॉजिटिव और M, ऐसे ऐसे डिनोट किया गया है। ओके बच्चों, ऐसे ही इसे डिनोट किया गया है। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब होता क्या। सिंपल से हम जानते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, अगर उनको हम देखा जाए तो सिंपल से हम जानते हैं कि वो अगर उनकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट और आता है, वो देख लीजिएगा कि स्टेबल की कंडीशन अगर देखें, जितने ट्रांजिशन मेटल्स है, जितने ट्रांजिशन कंपाउंड्स आपके स्टेबल रहेंगे, यानी कि उसकी इनकी स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होती हुई चल रही है तो एक स्टेटमेंट हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के टॉपिक में पढ़ा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर बढ़ती हुई जाती है तो स्टेबिलिटी घटती हुई जाती है, स्टेबिलिटी अगर बढ़ती हुई जाती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी घटती हुई जाती है। यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी, वो मोर स्टेबल रहेगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजिंग में जाती हुई जाएगी, यानी लेस होती चलेगी। अगर ये मोर है तो ये लेस रहेगी, ये वाली मोर है तो ये लेस रहेगी। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर मोर रहेगी तो स्टेबिलिटी लेस रहेगी, अगर स्टेबिलिटी मोर रहेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस रहेगी। एक स्टेटमेंट और होता है, सिंपल से हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल्स ले लिया, जैसे मैंने आयरन मैंने ले लिया, हम जानते हैं कि आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर देता है, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हम बनाने की कोशिश करें, जैसे FeSO4 ले लिया, FeSO4 में Fe अपनी कैसे रिलीज करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, और SO4 यानी कि SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव्स SO4 2 नेगेटिव। यानी ऊपर वाला जो है आपका वो पूरा कंपाउंड जो बना रहा है FeSO4 में Fe जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, इजीली डोनेट कर दे रहा है। इजीली डोनेट कर देगा तो FeSO4 जो पूरा कंपाउंड बन के आएगा, जो कैसा कंपाउंड होगा, स्टेबल होगा। कैसा कंपाउंड बनकर आएगा, ये स्टेबल कंपाउंड बनकर आएगा। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने आयरन लिया है तो आयरन जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि आयरन जितनी जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी जल्दी वो कंपाउंड बनाएगा और उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि आयरन जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या आसानी से डोनेट कर दिया, अब इसने एक कंपाउंड बनाया FeSO4, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी डोनेट करने की कोशिश करेगा वो एक कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होगा आपका। ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन की बात करें, ये तो रही स्टेबिलिटी की बात। अब एक्वा सॉल्यूशन में बात करने की कोशिश करें तो एक्वा सॉल्यूशन में होगा क्या, वो देखिए। इन एक्वा सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन में कोई भी मेटल है आपका,
कोई भी मेटल सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, यानी कोई भी सॉलिड एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कोई भी सॉलिड को एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने के लिए उसे 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। वो 3 प्रोसेस क्या क्या होती हैं, वो यानी ट्रांजिशन मेटल सबसे ज़्यादा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। ये हम जानते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स रहेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देंगे अपनी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर देंगे अपनी। तो सॉलिड से एक्वा सॉल्यूशन में जाने के लिए उसे 3 प्रोसेस से पास आउट होना पड़ेगा। 3 प्रोसेस से पास आउट होना पड़ेगा। पहली प्रोसेस क्या रहेगी, दूसरी क्या रहेगी, तीसरी क्या रहेगी, वो देख लीजिए। पहली प्रोसेस जो रहेगी आपकी वो रहेगी सब्लिमेशन। जो कन्वर्ट कराएगी सॉलिड से गैस में, जिसे हम ΔHS भी कह सकते हैं। दूसरी जो रहेगी वो रहेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं पूरा लिख दूं उसे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ΔHIE। थर्ड जो रहेगी आपकी वो रहेगी हाइड्रेशन, जिसे हम डिनोट करेंगे ΔHHYD, डेल्टा हाइड्रेशन से। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल्स को एक्वा सॉल्यूशन में जाने के लिए 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहली प्रोसेस रहेगी आपकी सब्लिमेशन, दूसरी रहेगी आयनाइजेशन, तीसरी रहेगी आपकी हाइड्रेशन, जिसे ΔHS, ΔHIE, ΔH हाइड्रेशन के थ्रू इसे पास आउट यानी गुजरना पड़ेगा। सिंपल से हम देखते हैं कि ΔHR जो रहता है, यानी कि आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रहता है ΔHR जो रहता है आपका, वो सम होता है ΔHS प्लस ΔHIE प्लस ΔH हाइड्रेशन। इन ΔHR कह सकते हो इज द सम ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन, इनका सम होता है। इन तीनों को निकालना बहुत मुश्किल है। कौन से तीनों को, इन तीनों को आप आसानी से नहीं निकाल सकते। इसको आप आसानी से नहीं निकाल सकते। इन तीनों को निकालना मुश्किल है, तो हम करते क्या, सीधे ΔHR की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ΔHR की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और हम ΔHR को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ΔHR को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल सा कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ चुके थे, यानी कि ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं समझाने की कोशिश और कर रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये तो बीकर्स थे जिनमें ये सॉल्ट ब्रिज अटैच थी, जिसमें एक ये मेटल्स है, ये सोल्यूशन है ZnSO4 का, ये है आपकी जिंक की रॉड और यहाँ बन रहा है Zn2 पॉजिटिव। तो Zn एंड Zn2 पॉजिटिव के मध्य के अंतराल को, यानी सिंपल से कह सकते हो कि इन बिटवीन Zn एंड Z2 पॉजिटिव इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी कि Zn और Zn2 के बीच जो भी प्रोसेस हो रही है उस पूरी प्रोसेस को कहा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। नेक्स्ट टॉपिक वो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिंपल सा है कि हमने कोई एलिमेंट ले लिया लिथियम, इधर ले लिया आपका हाइड्रोजन, क्योंकि लिथियम के बाद हाइड्रोजन आता है, फिर ले लिया आपका फ्लोरीन। यानी लिथियम आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन भी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है,
और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन भी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। यहाँ डेल्टा एच आर निकालने की जब कोशिश की जाए तो माइनस में 3.74 वोल्ट मैक्सिमम लगभग अप्रॉक्स वैल्यू इतनी ही होती है। डेल्टा एच आर इन लिथियम में -3.74। इसकी डेल्टा एच आर निकालने की कोशिश करें तो इसकी डेल्टा एच आर निकल के आएगी 0 वोल्ट, और इसकी डेल्टा एच आर निकालने की कोशिश करें तो इसकी डेल्टा एच आर निकल के आएगी 2.94 वोल्ट। 2.94 वोल्ट। हम सिर्फ बात करेंगे इसकी और इसकी। लिथियम यह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी इजीली डोनेट, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड इजीली ऑक्सीडाइज, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। फ्लोरीन की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा एंड इजीली ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा, इजीली रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा ये, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कहलाएगा। ये तो रहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा कि लिथियम जो है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, जिसके कारण वो क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है। और जो फ्लोरीन है आपका वो क्या बन रहा है, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है। अब 3D एलिमेंट्स की बात करें, इन 3D एलिमेंट्स में अगर बात करें तो इन 3D एलिमेंट्स सीरीज के जो एलिमेंट्स रहेंगे हैव, उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होगा, या कह सकते हो डेल्टा एच आर या डेल्टा HM2 पॉजिटिव, M इक्वल टू कितना रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आपका कल क्या आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। तो सिंपल सी एक बात इसमें ये और आती है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो क्या हो जाएंगे ये, वेरी गुड, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। डोनेट जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को वो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और आसानी से एंड इजीली ऑक्सीडाइज, और आसानी से क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, तो वो देख लीजिए। ये मैं रफ कर रहा हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 इरेज कर रहा हूं। देखिए एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन डाल के आप लिख लीजिएगा। पहला एक्सेप्शन रहता है वो कॉपर का रहता है। कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो रहता है आपका वो पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, वो पॉजिटिव के आपके 0.34 वोल्ट रहते हैं। हमने ये जाना था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालने के लिए डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच एस प्लस डेल्टा एच आई ई प्लस डेल्टा एच हाइब्रिड, यानी सिंपल सा ये एक फॉर्मूला था आपका, ठीक है। ये एक फॉर्मूला था कॉपर के लिए, कह सकते हो आप कि कॉपर के लिए इन दोनों की वैल्यू अलग हो सकती है, इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू कॉपर के लिए वो डिपेंड करेगी उसके हाइड्रेशन पर। किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रेशन पर। अगर हाइड्रोजन आपका पॉजिटिव होगा तो आंसर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्लस में देगा, अगर ये माइनस में होगा तो ये आंसर माइनस में देगा। जैसे ये वैल्यू मैंने ले ली, एक ये ले ली -5, एक ये ले ली -4, दो -4 ले ली और इसकी वैल्यू ले ली +11। अब ये -9 हो जाएगा, ये +11 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा +2। हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रेशन वैल्यू पॉजिटिव रखने पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया आपका, ठीक है। ये तो रहा कॉपर के लिए, कॉपर का एक्सेप्शन केस रहा है ये। कॉपर का एक्सेप्शन केस के लिए नेक्स्ट एक्सेप्शन केस जो है आपका
एक्सेप्शन है आपका जैसे Mn। मैग्नीज हो गया, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, मैग्नीज अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो 3d5 कन्वर्ट कर लेता है। निकल 2 पॉजिटिव की बात करें तो निकल 2 पॉजिटिव की बात करेंगे थोड़ी देर में हम। उसके बाद हम बात कर रहे हैं Zn 2 पॉजिटिव की। Zr अपने 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज करता है तो 3d10। ठीक है, ये फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड रहने के कारण ये अपने आप को स्टेबल करा लेते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में 5 आ गया तो हाफ फिल्ड के कारण तब भी स्टेबल रहेगा, फुली फिल्ड के कारण तब भी स्टेबल ये रहेगा। लेकिन जो Ni2 पॉजिटिव रहता है वो डिपेंड करता है अपनी हाइड्रेशन की वैल्यू पर, यानी कि इसका जो डेल्टा H हाइड्रेशन होता है वो हाईली निगेटिव रहता है। कैसा रहता है? हाईली निगेटिव रहता है। Ni2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ एक वैल्यू लगा दी मैंने -8 और ये लगा दी -2 और ये लगा दी मैंने -9, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 कितनी आ जाएगी? -19। वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि हाइड्रेशन की वैल्यू माइनस रखने पर HR की वैल्यू कितनी आ रही है? डेल्टा HR की वैल्यू माइनस में आ रही है। ये कैसा रहता है? हाईली निगेटिव रहता है, हाईली निगेटिव रहता है। और इनकी जो वैल्यू रहती है वो हाईली निगेटिव वैल्यू ऑफ HR रहती हैं, हाईली नेगेटिव वैल्यू ऑफ HR, डेल्टा HR, हाईली नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा HR। ये एक्सेप्शन में, वैसे क्या डेल्टा HR किस में आ रहा था? पॉजिटिव में आ रहा था, लेकिन हाइड्रेशन इनका अगर नेगेटिव में रखते तो डेल्टा H की वैल्यू कितने में आ रही थी? नेगेटिव में आ रही थी। लेकिन इन एक्सेप्शन केस में होता क्या है, ये हाईली नेगेटिव वैल्यू देते हैं डेल्टा HR की। डेल्टा HR की हाईली नेगेटिव वैल्यू देते हैं, जिसके कारण जो हमारी सीरीज चलती है SC से लेकर जो Zn तक सीरीज चलती है, यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो आपकी सीरीज चलती है वो कैसी रहती है? वो लेस निगेटिव रहती है। कैसी वैल्यू रहती है? लेस निगेटिव रहती है। ये 2 एक्सेप्शन केस थे। यहाँ ये टॉपिक जो है आपका लास्ट टॉपिक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसका ये लास्ट है और यहाँ टॉपिक आपका हो चुका है फिनिश।